नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि दिल्ली सल्तनत। इससे पहले हम भारत का प्राचीन इतिहास के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान इतिहास दिल्ली सल्तनत, जिसके अंतर्गत 5 वंश आएंगे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सारे वंशों को एक साथ यहाँ पे देख लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरी इतिहास के क्वेश्चंस मिल सकें। यहाँ भी कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन होंगे। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का अध्ययन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया 1206 से लेकर के 1206 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने काम किया? तो मैंने अभी आपको बताया कि वो 5 वंश थे: गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गौरिक की मृत्यु के बाद किस उपाधि के साथ ऐबक सिंहासन पर बैठा? तो ये ए और बी, यानी कि मलिक और सिपलासार दोनों उपाधियों के साथ वो गद्दी पर बैठा। ऐबक ने प्रारंभिक दिनों में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, क्यों? सुरक्षा की दृष्टि से। ऐबक ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के साथ किस तरह के संबंध स्थापित किए? इसने वैवाहिक संबंधों को प्रेफर किया। निम्नलिखित खेलों में किसे खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मृत्यु प्राप्त हो गया? तो ये चौगान यानी कि पोलो खेलते समय इसकी घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने ऐबक को हातिम ताई कहा है? तो ये मिनहाज ने इसको हातिम ताई की उपाधि दी है। निम्नलिखित विद्वानों में किसे कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था? तो इसको सी, ए और बी, हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर का संरक्षण प्राप्त था। ऐबक द्वारा बनवाई गई इमारतों को कालक्रम कीजिए। सबसे पहले कौन सी बनवाई गई थी? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि कुब्बतुल इस्लाम, राजधानी झोपड़ा, फिर कुतुब मीनार। ऐबक की अकस्मात मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने किस तथा कथित ऐबक के पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाया? ये था आराम शाह। इल्तुतमिश और आराम शाह की सेनाओं के मध्य उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। तो ये जूद के मैदान में। जीवन के प्रारंभिक दिनों में इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश को दास्ता से किसने मुक्ति दी? तो ये गौरी द्वारा इसको मुक्ति दी गई थी। दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का द्वारा स्थापित तुर्क के चैलगानी क्या था? ये था 40 अति विश्वसनीय गुलाम तुर्क सरदारों का एक संगठन, इसको चालीसा के नाम से भी जानते थे। इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों को निपटने के लिए किस नीति का प्रयोग किया? इसने शक्ति और संधि का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर सी, केवल ए, शक्ति और संधि। इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने
शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित चलाया? ये क्या था? ये सिक्का चलाया था इसने। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का कहा जाता था? इसको जीतल बोलते थे और चांदी के को टंका। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया चांदी का टंका कितने ग्रेन का होता था? ये 175 ग्रेन का। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में किस स्थान को जीतने के बाद अपनी पुत्री रजिया के नाम टंका जारी किया? ये ग्वालियर। इल्तुतमिश की खलीफा द्वारा सुल्तान का सम्मान कब प्राप्त हुआ? (1229) इल्तुतमिश के दरबार में किस विद्वान को संरक्षण प्राप्त था? यहां हो जाएगा ए और बी दोनों। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु कहां पर हुई? ये दिल्ली में। इल्तुतमिश के बारे में कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपने उत्तराधिकारी चुना? मरने से पहले उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद किसे दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने में सफलता मिली? यहाँ ऑप्शन थोड़ा कट गया तो इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। ये रुकनुद्दीन फिरोज था। रुकनुद्दीन फिरोज को सफलता मिली। सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु रजिया ने पर्दा त्याग कर धारण किया। ऑप्शन नंबर सी कावा कोट और कुला टोपी। रजिया ने अपने किस विद्रोही सरदार के साथ कालांतर में विवाह कर लिया? ये था अल्तुनिया के साथ उसने विवाह कर लिया। नेक्स्ट है, यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में होता। यह कथन किसका है? ये कथन है अल्फिस्टन। पहली बार दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में घुसकर आक्रमण किया। मंगोलों ने। सर्वप्रथम मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत के किस प्रदेश पर 1241 ईस्वी में आक्रमण किया था? ये पंजाब पर। 60 ईस्वी में किस मंगोल नेता के दूत का बलबन ने दिल्ली में स्वागत किया? ये था हलाकू। निम्नलिखित में से किसे भारतीय मुसलमान कहा गया? ये राय खान। सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली के तख्त पर बैठा? इसके बाद गयासुद्दीन बलबन। बलबन इलवारी तुर्क जाति का था। वह अपने को किसका वंशज मानता था? वह अपने को अफरासियाब का वंशज मानता था। बलबन का वास्तविक नाम था? उसका नाम था बहादीन। निम्न में बलबन किसका गुलाम था? जो बलबन था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन ने अपनी किस समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी? मंगोल आक्रमण से साम्राज्य की सुरक्षा प्रदान किया। बलबन ने अपनी सीमांत प्रदेश सुरक्षा के लिए किस
किसे नियुक्त किया? इसने शेर खां को नियुक्त किया। किस मंगोल आक्रमणकारी ने 1285 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण कर लूटपाट की? ये तैमूर खां। बलबन के किस पुत्र की मृत्यु मंगोलों से युद्ध करते समय हो गई थी? ये मोहम्मद खां। बलबन के समय में महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। ए और बी दोनों, मेवाती गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। बलबन के शासनकाल में हुए सर्वाधिक भयंकर विद्रोह को तुगरिल खान ने नेतृत्व प्रदान किया। यह विद्रोह कहां पर हुआ? ये बंगाल में। निम्नलिखित विभागों में किसका गठन बलबन द्वारा किया गया? तो यहाँ जो विभाग बनाया गया वो था दीवाने अर्ज और गुप्तचर विभाग। तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के संबंधित सिद्धांतों की स्थापना की। इस सिद्धांत की स्थापना के पीछे बलबन का मुख्य उद्देश्य था सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित कराना। बलबन ने सुल्तान को निवायते खुदाई कहा, जिसका अर्थ होता है ए और बी पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब या प्रतिनिधि। बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था फारस से। बलबन के राजत्व सिद्धांत की संपूर्ण जानकारी बसे नामक संकलन में मिलती है, जिसका संकलन है किया बर्नी द्वारा। बलबन ने खलीफा की राजनीतिक सत्ता को स्वीकार किया। बलबन ने खलीफा की राजनीतिक सत्ता को स्वीकार किया। वही क्वेश्चन आ गया। बलबन के राजत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो यहाँ सभी सही हो जाएगा। राज दरबार में अभिनंदन के लिए बलबन द्वारा शुरू की गई प्रथा सिजदा और पोबोस किस परंपरा पर आधारित था? ये फारसी परंपरा पर आधारित था। बलबन ने स्थापित कला में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए शुद्ध इस्लामिक शैली पर आधारित निम्नलिखित में किसका निर्माण कराया? इसने मकबरे का निर्माण कराया। अपनी मृत्यु के समय बलबन ने निम्नलिखित में से किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? पौत्र क्या खुसरो। कैकुबा समुद्र दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। भी जो पिता के जीवित रहते हुए सुल्तान बना। निम्न में कौन गुलाम वंश का अंतिम शासक था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। किसकी हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की? ये क्यूमर्स। गुलाम वंश के पतन के कारणों में मुख्य कारण था स्वेच्छाकारी सैनिक शासन। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के शासकों ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया?
ये 84 वर्षों तक। गुलाम वंश के शासकों में किसने दृढ़ और कठोर सीमांत की नीति का पालन किया था? ये बलबन द्वारा किया गया। फारसी परंपरा पर आधारित नौरोज त्योहार मनाने की परंपरा गुलाम वंश के किस सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? ये बलबन द्वारा शुरू की गई। गुलाम वंश के शासनकाल में भारत की अधिकांश जनसंख्या थी ये हिंदू थी। गुलाम वंश के शासनकाल में अधिकांश भारतीय मुसलमान किस संप्रदाय के थे? ये सुन्नी संप्रदाय के थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की जिसे कहा गया खिलजी वंश। खिलजी नामक स्थान जहां पर फिरोज खिलजी के पूर्वजों ने निवास किया था वह कहां पर था? ये अफगानिस्तान। जलालुद्दीन ने फिरोज खिलजी के सिंहासन पर अधिकार किया। चुनाव द्वारा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिल्ली के किस सुल्तान ने शाइस्ता खां की उपाधि तथा आरिज ए ममालिक प्रदान किया? ये कैकुबाद द्वारा। जलालुद्दीन ने अपनी प्रारंभिक राजधानी स्थापित की ये किलो खरी में। 13 जून 1290 जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया। बी किलोखोरी महल में। अलाउद्दीन ने छल पूर्वक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर करवा दी? ये करवाई थी मानिकपुर में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन की हत्या की गई ये 20 जुलाई 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया ये उसने लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया गया? ये 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी किस उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा? ये बी अव्वल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में किस योजना को क्रियान्वित करने की बात सोची? ऑप्शन नंबर सी विश्व विजय नवीन धर्म की स्थापना। अलाउद्दीन ने अपने को किस महान योद्धा के समतुल्य सिद्ध करने का प्रयास किया? सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी का रैयत सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित था? यह ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके सहयोग से अपना रैयत संबंधी सिद्धांत निर्धारित किया? काजी मुकसुद्दीन। हिंदुओं के प्रति अलाउद्दीन की नीति किस प्रकार की थी? कठोरता की नीति। सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। हिंदू हिजड़ा मलिक काफूर जिसे कालांतर में अलाउद्दीन ने मलिक नायब का पद प्रदान किया किस सैन्य अभियान के समय पकड़ा गया था? ये गुजरात अभियान के दौरान। निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी कहा गया? ये मलिक कफूर को ही 1000 दिनारी कहा जाता था क्योंकि उसने 1000 दिनार में खरीदा था इसको। प्रथम वॉर पर अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यहाँ का शासक हम्मीर देव था।
अलाउद्दीन के समय में मेवाड़ पर किस वंश के शासकों का शासन था? या गुहिलौत वंश का शासन था। मेवाड़ के शासक रतन सिंह को परास्त कर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया? इसने खिरजावाद। निम्न में से कौन सा असत्य है? ये है मालवा 1300 ईस्वी। दक्षिण के जीते हुए राज्यों के प्रति अलाउद्दीन की नीति क्या थी? अपने दीनता स्वीकार कराकर वार्षिक कर वसूल करना। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के विजय अभियान का प्रमुख श्रेय किसे दिया जाता है? ये मलिक काफूर को। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि उसको सही किया जा सके। दक्षिण में अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों को आधार प्रदान किया। ये देवगिरी ने। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किया था। तेलंगाना पर। दक्षिण भारत के निम्नलिखित शासकों में किसने अंत तक अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की? शंकरदेव ने। चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन के साथ जाने वाला व्यक्ति था अमीर खुसरो। अलाउद्दीन ने पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया? फसल का 1/2। अलाउद्दीन के समय में खालसा भूमि किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी, उस भूमि को जो राजभूमि या केंद्र द्वारा नियंत्रित भूमि थी। अलाउद्दीन द्वारा लगाया गया नवीन कर कौन सा था? ये दोनों थे, मकान कर और चराई कर। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी इतिहासकारों के विवरण में मिलती है। ये क्वेश्चन कट गया है, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अगला है, खाद्यान्नों की बिक्री हेतु तो अलाउद्दीन खिलजी स्थापित बाजार को क्या कहा गया? इसको सेनाए मंडी कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था निश्चित और नगद वेतन पर अपने सैनिकों को संतुष्ट करना। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का कोई लाभ नहीं मिला। ये किसानों को इसका लाभ नहीं मिला। अलाउद्दीन के सैन्य सुधारों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन के राज दरबार में सर्वश्रेष्ठ पाने वाले विद्वान थे अमीर खुसरो और हसन। बी और सी। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान, स्वर्ग तथा पृथ्वी के अधिजात का खलीफा घोषित किया? ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। मुबारक खां को अच्छा लगता था कुरान का पाठ पढ़ना, सूफी संतों के विद्वान सेवा करना, नन स्त्रियों के बीच में रहना, सुरख सुंदरियों को डूबे रहना। तो उसका सबसे जो अच्छा लगता था नग्न स्त्रियों के साथ में पसंद करता था वो नग्न स्त्रियों के बीच में रहना। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की गई? उसने ये सारी उपाधि धारण की।
तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? 1320 से लेकर के 1413 ईस्वी तक। खुसरो खां की मृत्यु के बाद गाजी मलिक किस उपाधि के साथ दिल्ली गद्दी पर बैठा? गयासुद्दीन तुगलक शाह के साथ। गयासुद्दीन तुगलक के नाम में प्रयुक्त तुगलक शब्द का सूचक है सुल्तान का व्यक्तिगत नाम। निम्नलिखित में किस स्थान से सैन्य अभियान से वापस आते समय रास्ते में एक दुर्घटना में सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई? बंगाल। दिल्ली अभी दूर है प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथन किसका था? ये औलिया साहब का था। मोहम्मद तुगलक को और किस नाम से जाना जाता था? इसको उलुग खां और जौना खां के नाम से भी जानते थे। निम्नलिखित ग्रंथों में किससे तुगलक वंश के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है? इससे किताबुल हिंद से जानकारी नहीं मिलती है। निम्नलिखित कथन कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था एक किस इतिहासकार का है? ये भी एल्फिंस्टन का है। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन के कार्यों में उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। ऑप्शन बी। मोहम्मद तुगलक नवीन प्रयोग करने वाला एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने अनेक नवीन योजनाओं को जन्म दिया जिसमें सर्वाधिक विवादित थी राजधानी परिवर्तन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। दौलताबाद से पूर्व देवगिरी का क्या नाम था? सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। दौलताबाद से पूर्व उसका नाम क्या था? कुतुबाबाद। कहीं की देवगिरी भी मिलता है तो देवगिरी भी है। मोहम्मद तुगलक को संस्कृत मुद्रा चलाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसे चीन और ईरान से। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एकमात्र मंगोल आक्रमण 1327 में हुआ। इस आक्रमण का नेतृत्व किस मंगोल नेता ने किया? ये अलाउद्दीन तर्मासरीन। सल्तनत कालीन शासकों में सर्वाधिक विद्रोह किसके समय में हुए? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत के में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन सा था? ये था मावर। मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य की सीमाएं विशाल थी। इस समय कुल कितने प्रांतों की संख्या थी? यह थी 23। 20 मार्च 1351 मोहम्मद तुगलक की मृत्यु किसके समीप हो गई? ये ठट्टा में। सुल्तान मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर एक कथन किस सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसने सुल्तान से मुक्ति मिल गई किसके द्वारा कहा गया? बदायूनी द्वारा। किस जैन संत एवं विद्वान को मोहम्मद तुगलक ने अपने दरबार में सम्मानित किया? जिन प्रभु सूरी। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए नवीनतम स्वर्ण सिक्के कहलाए? इब्न बतूता दीनार। मोहम्मद तुगलक द्वारा बनवाए गए किस नगर को चौथी दिल्ली के नाम से जाना जाता था? ये जहांपना नगर। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण कुछ इतिहासकारों ने अपने युग का अरस्तु कहा है।
23 मार्च 1351 को कहाँ पर फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक किया गया? ये ठट्टा में। फिरोज तुगलक ने इस्लामिक कानून को आधार बनाकर जनता से कितने प्रकार के कर वसूल किए? केवल 4 प्रकार के। फिरोज ने जजिया कर वसूल के दायरे में किस नए वर्ग को शामिल किया? ब्राह्मण वर्ग को। उलेमा वर्ग की सलाह पर फिरोज ने एक नया कर लगाया जिसे कहा गया सिंचाई कर। फिरोज द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा या सफ़ा खाना किस विभाग से संबंधित था? ये मुफ्त चिकित्सा। फिरोज की धार्मिक नीति थी धर्मनिरंता और असहिष्णुता की नीति। अपनी आत्मकथा में फिरोज ने हिंदुओं को किस नाम से संबोधित किया है? ये काफिर के नाम से उसने संबोधित किया है। फिरोज के बारे में कौन सा कथन सही है? ये उपरोक्त में सभी सही हैं। फिरोज तुगलक द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का उद्देश्य था साम्राज्य के विघटन को रोकने के लिए। सल्तनत से स्वतंत्र हुए किस साम्राज्य पर फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम आक्रमण किया? बंगाल पर। बंगाल आक्रमण के समय फिरोज ने किस नए नगर की स्थापना की? जौनपुर की। फिरोज का अंतिम सैन्य अभियान था ठट्टा के जाम बावनियों के विरुद्ध। अपने किस सैन्य अभियान की सफलता के बाद सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने सिक्कों पर फतेह खां का नाम खुदवाया? बंगाल। फिरोज के शासनकाल में हुए विद्रोह का क्रम था? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, इटावा, कटेहर। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सुमेलित नहीं है? बदायूं, शमसुद्दीन। फिरोज द्वारा आधा और 1/4 पीतल वाले तांबे और चांदी मिश्रित सिक्के चलाए गए जिन्हें कहा गया अद्दा और विक दोनों। फिरोज द्वारा संरक्षण प्राप्त विद्वान थे अफीक और बर्नी। फिरोज तुगलक स्वयं ही विद्वान था। उसने फारसी भाषा में अपना आत्मकथा लिखी जिसे कहा गया फतुहात फिरोजशाही। सुल्तान फिरोज की मृत्यु हो गई 20 सितंबर 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत का अगला शासक हुआ तुगलक शाह। तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में तैमूरों ने भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग किस वंश का था? तैमूर लंग तुर्क वंश का था। तैमूर भारत आया 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। तैमूर ने अपने द्वारा विजित किन क्षेत्रों का सूबेदार खिर्ज खां को नियुक्त किया? ये लाहौर। तुगलक वंश के पतन के कारणों में कौन सही है? यहाँ ये सभी सही हैं। तुगलक वंश के पतन के कारणों में ये तो हो गया। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ये खिर्ज खां संस्थापक था। दिल्ली पर अधिकार करने के लिए खिर्ज खां को किससे लड़ना पड़ा? उसको दौलत खां से लड़ना पड़ा। सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया?
इन्होंने 37 वर्षों तक शासन किया। खिल्ज खान ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर किस उपाधि के साथ शासन कार्य का संचालन किया? इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिल्ज खान द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का उद्देश्य था बी और सी। लोधी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ये बहलोल लोधी को। सैयद वंश के किस शासक के जीवन काल में ही बहलोल ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? ये अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल अफगानी जाति का था। वो अफगानी की किस शाखा संबंधित था? वह साउखेल शाखा संबंधित था। सुल्तान बनने से पहले बहलोल लोधी किस प्रांत का सूबेदार था? ये सरहिंद का सूबेदार था। 13 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल की उपाधि के साथ दिल्ली की सियासत में बैठा और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। बहलोल शाह गाजी के नाम से। बहलोल लोधी के शासनकाल की महत्वपूर्ण सफलता थी जौनपुर राज्य का सल्तनत में विलय कर लेना। बहलोल लोधी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ये ग्वालियर। बहलोल ने जौनपुर जीतकर किसे वहां का राज्यपाल बनाया? ये बारबक शाह को। जुलाई 1489 में बहलोल लोधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ये मियांवली। बहलोल लोधी अफगान सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद ए आली। बहलोल लोधी द्वारा चलाया गया कौन सा सिक्का अकबर के समय तक चलता रहा? बहलोली सिक्का। सिकंदर लोधी की मां जो एक हिंदू सुनार महिला थी, उसका नाम था? उसका नाम था जयवंद। सिकंदर लोधी को सिंहासन पर बैठने से पूर्व और बाद में अपने किन प्रतिद्वंदी को सामना करना पड़ा? यानी कि सभी का। सिकंदर के सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य था? उपर्युक्त में सभी। निम्नलिखित में किसे अंतिम रूप से जीतकर सिकंदर ने अपने राज्य की सीमाओं में शामिल किया? बिहार को। सिकंदर का समकालीन ग्वालियर शासक कौन था? ये मानसिंह तोमर। सिकंदर लोधी द्वारा नवीन नगर आगरा की नींव डाली गई 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोधी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरंग सिकंदरी संबंधित था आयुर्वेद शास्त्र से। निम्न वाद्य यंत्रों में सिकंदर लोधी किसे सुनने का शौकीन था? ये शहनाई। सिकंदर के समय में किस महत्वपूर्ण संगीत की पुस्तक की रचना हुई? लज्जत ए सिकंदरी। निम्नलिखित में किस स्थान पर सिकंदर लोधी की 21 नवंबर 1517 में मृत्यु हो गई? ये आगरा में। निम्न में किसे इब्राहिम लोधी ने पूर्ण रूप से जीता? ग्वालियर को। निम्नलिखित में किसे पराजित कर इब्राहिम ने ग्वालियर को जीता? विक्रमजीत सिंह। 1525 में बाबर भारत आने पर सर्वप्रथम अधिकार किया।
पंजाब पर। पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी की सेनाओं के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में बाबर द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया तोपों का। बाबर पानीपत के युद्ध में किन युद्ध पद्धतियों द्वारा सहारा लेकर अपनी स्थिति को मजबूत किया? ए और बी, तुलगामा नीति और रूमी नीति। इस युद्ध में बाबर ने किस कुशल तोपचियों का प्रयोग किया? ए और बी, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। इब्राहिम लोदी के बारे में किसने कहा कि वह मृत पर लड़ता रहा और सैनिक की भांति मारा गया? ये फरिश्ता द्वारा। लोदी वंश के पतन के कारणों में महत्वपूर्ण कारण था इब्राहिम लोदी का व्यक्तित्व। तो दोस्तों ये थे सल्तनत कालीन क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन जल्दी हो, बाई मिस्टेक गलत हो गया हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।